हेलो स्टूडेंट्स, कुमार स्टडी सर्कल में आप सबका स्वागत है। ADEO एग्जाम को आगे बढ़ाते हुए आज के वीडियो का हमारा टॉपिक होगा भारत में पंचायती राज का इतिहास एवं विकास क्रम। आज हम लोग पंचायती राज, जो भारत में पंचायती राज का जो अस्तित्व आया उसका डिटेल से देखेंगे, उसका इतिहास क्या रहा है, उसका विकास क्रम क्या रहा है। विशेष करके बहुत ज्यादा क्वेश्चंस इसमें भी आते हैं, बनते हैं, पूछते हैं। तो सबसे पहले हमको ये देखना है कि भाई पंचायती राज जिसके बारे में आज बता रहे हैं सबको तो मालूम होगा, फिर भी एक बार हम जान ले कि वास्तव में है क्या चीज। पंचायती राज वास्तव में शासन के विकेंद्रीकरण की एक व्यवस्था है। पंचायती राज ग्रामीण भारत में स्थानीय स्वशासन, यहां पर देखना स्थानीय स्वशासन की एक प्रणाली। इसमें पंचायती राज संस्थाएं शामिल है जो गांवों पर शासन करती है और सरकारी योजनाओं को लागू करती है। माने जो सरकार द्वारा योजनाएं लागू होती है उनको लागू करने का जिम्मेदारी इन्हीं पर होती है। इस प्रणाली को भारतीय संविधान के भाग 9 में परिभाषित किया गया और यह विभिन्न स्तरों पर संचालित होती है। इसमें गांव स्तर पर ग्राम पंचायतें, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद शामिल है। पंचायती राज का उद्देश्य आर्थिक विकास, सामाजिक न्याय और जमीनी स्तर पर लोकतंत्र को बढ़ावा देना है या शासन का प्रशासन का विकेंद्रीकरण साफ साफ कह दिया जाए तो। अब आता है भारत में पंचायती राज का इतिहास का विकास क्रम अगर देखें तो 3 भागों में बांट सकते हैं। ब्रिटिश शासन काल के आरंभ से पहले पंचायती राज का इतिहास, ब्रिटिश शासन काल के आरंभ से संविधान लागू होने के मध्य पंचायती राज का इतिहास और संविधान के लागू होने के बाद भारत में पंचायती राज का इतिहास। ब्रिटिश शासन काल के आरंभ से पहले पंचायती राज का इतिहास देखें तो हमें प्राचीन काल में मिलेगा वैदिक युग, जिसमें ऋग्वेदिक काल में मेन क्या था पंचायती राज का अस्तित्व, फिर महाकाव्य युग जिसमें रामायण और महाभारत आते हैं, और फिर प्राचीन काल जिसमें कौटिल्य का अर्थशास्त्र या हम देखा जाए तो प्राचीन जो आता है, जो इतिहास आता है मौर्य काल। इस सब समय क्या रहा है इसका इतिहास, उसको हम लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे। वैदिक युग की अगर बात कर लिया जाए, जिस वैदिक युग अर्थात ऋग्वेद है, सामवेद है, अथर्ववेद है, यजुर्वेद है, इस सब जो थे वो वैदिक युग कहलाते हैं। वैदिक युग में अगर देखा जाए तो हम देखते हैं कि प्राचीन संस्कृत शास्त्रों में पंचायतन शब्द का उल्लेख मिलता है। इसके अलावा ऋग्वेद में सभा और समिति जैसे इकाइयों का जिक्र मिलता है। इस सभा, इस समिति के द्वारा ही ग्राम स्तर पर बोला जाए तो शासन हुआ करता था। महाकाव्य युग जिसमें 2 विशेष है, एक रामायण और एक महाभारत। तो रामायण के अध्ययन पर पूर्व और जनपद अर्थात नगर और ग्राम का संकेत मिलता है। इसके अलावा महाभारत के अनुसार ग्राम के ऊपर ग्राम समूह की इकाइयां विद्यमान थी, जिसे ग्राम प्रमुख अधिकारी होता था। यह हमको महाभारत में जिक्र मिलता है। जबकि 10 ग्राम का प्रमुख हुआ करता था, यह हमको मिलता है, जिसके द्वारा गांव की रक्षा होती थी। प्राचीन काल की बात कर ली जाए तो स्थानीय स्वशासन के विषय में संपूर्ण जानकारी कौटिल्य ने अपनी पुस्तक अर्थशास्त्र में लिखी। कौटिल्य अर्थात चाणक्य। सातवाहन राज्यों में शहर के साथ साथ गांव में भी शासन के लिए स्थानीय निकाय मौजूद थी। चोल शासक, जो यहाँ पर सातवाहन शासक और चोल शासक मेन आएगा, जहां पर स्थानीय शासन पाए जाते थे। चोल शासकों तरह गांव में स्वशासन का विकास किया गया था। मध्यकाल की बात किया जाए तो मध्यकाल हम उस काल को कह सकते हैं जब मुगलों का शासन हुआ करता था या मुस्लिम शासन था, सल्तनत काल था, यह बोला जा सकता। तो सल्तनत काल के दौरान दिल्ली में सुल्तानों को अपने राज्यों में प्रांतों में विभाजित किया था, जिन्हें विलायत कहा जाता था। और यहाँ ग्राम के शासन के लिए 3 महत्वपूर्ण अधिकारी होते थे। प्रशासन के लिए मुकदम, राजस्व संग्रह के लिए पटवारी जो आज भी कायम है, और पंचायतों की सहायता से विवादों का समाधान के लिए चौधरी हुआ करते थे। ब्रिटिश शासनकाल के आरंभ से संविधान लागू होने के मध्य पंचायती राज का इतिहास अगर हम लोग देखें तो जब अंग्रेज भारत आए, 16वीं शताब्दी में आए थे, तो उस समय ग्रामीण शासन पद्धति कायम थी। चार्ल्स मेटकॉफ ने इस व्यवस्था को सराहना की और पंचायतों को लघु गणराज्य कहा। एक क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया कि पंचायतों को लघु गणराज्य की संज्ञा किसने दी, तो चार्ल्स मेटकॉफ ने दी थी। बस 1870 के प्रसिद्ध मयो प्रस्ताव
ने स्थानीय संस्थाओं के शक्तियों को उत्तरदायित्व में वृद्धि करके उनका विकास कर दी। मयो, लॉर्ड मयो पहला जो गवर्नर जनरल था, जो कि महारानी का लड़का था और जिसकी हत्या हो गई थी। इन्होंने 1870 मयो प्रस्ताव यहाँ पर लाया था, जिन्होंने स्थानीय स्वशासन के शक्तियों उत्तरदायित्व वृद्धि एवं विकास में गति प्रदान की थी। मेन आता है लॉर्ड रिपिन। ब्रिटिश शासनकाल में लॉर्ड रिपिन को स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है। ये तो आपको क्वेश्चन बनता है, पूछा जाता है। ये स्थानीय स्वशासन का जनक किसे माना जाता है? तो लॉर्ड रिपिन को माना जाता है। वर्ष 1882 में उन्होंने स्थानीय स्वशासन संबंधी प्रस्ताव पेश किया था। 1882 में उन्होंने ग्राम बोर्ड की स्थापना भी की थी और लॉर्ड रिपिन द्वारा पेश प्रस्ताव के स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा का अर्थ होता है बहुत बड़ा अधिकार, ये कहा जाता है। इसके अलावा कुछ और भी है, जैसे हम देख सकते हैं कि इसके अलावा 1907 में विकेंद्रीकरण पर रॉयल आयोग का गठन किया गया, जिसने 1909 में अपनी रिपोर्ट पेश की थी। 1909 मार्लिमेंटो सुधार जो हुआ था, 1909 में मार्लिमेंटो सुधार आया था, जिस पर अपनी रिपोर्ट पेश की थी और ग्रामीण मुद्दों और स्थानीय कार्यों को ग्राम पंचायतों के माध्यम से संचालित किए जाने की सिफारिश की। 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार आया था, ने स्थानीय स्वशासन के विषय में प्रांतों का अधिकार क्षेत्र में स्थानांतरित कर दिया था। संविधान लागू होने के बाद भारत में पंचायती राज के इतिहास अगर हम लोग देखें तो संविधान के जब लागू हुआ तो संविधान में आर्टिकल 40, तो आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि आर्टिकल 40 में पंचायतों को उल्लेख किया गया था। संविधान के अनुच्छेद 40 में पंचायतों को उल्लेख किया गया। अनुच्छेद 246 में भी माध्यम से स्थानीय स्वशासन संबंधित किसी विषय के संबंध में कानून बनाने का अधिकार राज्य विधानमंडल को सौंपा गया था। ग्रामीण विकास गति देने के लिए, उसमें लोगों को भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम। अब क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब अस्तित्व में आया था? 1952 में आया था सबसे पहले। शुरुआत की गई इस कार्यक्रम के सहयोग से 1953 में राष्ट्रीय विकास विस्तार सेवा की शुरुआत की गई थी। इसी के बाद जब ये फ्लॉप हुआ 1952 का सामुदायिक विकास कार्यक्रम, तो क्यों फ्लॉप हुआ? इसी के तहत एक जांच समिति बनी थी जो कि बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट। जनवरी 1957 भारत सरकार ने इस सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1992 तथा राष्ट्रीय विस्तार विकास सेवा 1953 द्वारा किए गए कार्यों की जांच, उनके बेहतर ढंग से कार्य करने के उपाय सुझाने के लिए बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया था। और यही सबसे बड़ा जिम्मेदारी त्रिस्तरीय पंचायती राज जो है बलवंत राय मेहता समिति का ही योगदान होता है। और इन्होंने जो सिफारिश की थी त्रिस्तरीय पंचायती राज की सिफारिश की समिति द्वारा की गई विशिष्ट सिफारिश थी 1957 बलवंत राय मेहता समिति ने 3 स्तरीय पंचायती राज, ग्राम स्तर पर इन्होंने कहा ग्राम पंचायत लेके आओ, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति लेके आया और जिला स्तर पर जिला परिषद। आपसे क्वेश्चन बस यही पूछा जाएगा, 3 स्तरों वाला जो लाया है, सिफारिश किया था, किसने किया था? बलवंत राय मेहता समिति। बलवंत राय मेहता समिति जो आया था 1957 में आया था। ये बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इनकी जो सिफारिश थी मेन था, ये कहते थे पंचायत समिति को कार्यकारी निकाय बनाया जाए तथा जिला परिषद को सलाहकारी और समन्वयकारी और पर्यवेक्षण निकाय होना चाहिए। मैंने पंचायत समिति कार्यकारी निकाय और जिला परिषद को सलाहकारी और समन्वयकारी और पर्यवेक्षण निकाय होना चाहिए, ये कहता था। और इसी के तहत राजस्थान देश का पहला राज्य था जहां पंचायती राज की स्थापना हुई। इस योजना का उद्घाटन 2 अक्टूबर 1959 को, ये भी क्वेश्चन तो बहुत बार पूछा गया, आप लोगों को याद ही होगा, 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा किया गया था। क्योंकि केंद्र सरकार ने इसका कोई निश्चित ढांचा नहीं बनाया था, इसलिए राज्य ने इसे अपने अपने तरीके से लागू कर दिया। कोई राज्य ने लागू किया, कोई राज्य ने लागू नहीं किया। जैसे राजस्थान में त्रिस्तरीय पद्धति अपनाया गया, तमिलनाडु में द्विस्तरीय पद्धति अपनाया और पश्चिम बंगाल ने 4 स्तरीय पद्धति अपनाया। कई क्वेश्चन भी बन सकता है इसमें। इसके बाद जब जनता पार्टी की सरकार आई तो अशोक मेहता समिति लाया गया 1977 में। अशोक मेहता समिति जो आया दिसंबर 1977 में, जनता पार्टी की सरकार ने अशोक मेहता के अध्यक्ष ने पंचायती राज संस्थाओं की एक समिति का गठन किया। इसकी मुख्य सिफारिश इस प्रकार थी, त्रिस्तरीय पंचायती राज पद्धति को द्विस्तरीय पद्धति में बदलना मेन था। एक जिला स्तर परिषद और गांव पर मंडल पंचायत, मैंने 2 स्तर इन्होंने सिफारिश की थी। तो कभी कोई क्वेश्चन पूछेगा अशोक मेहता किसने द्विस्तरीय पंचायती राज की सिफारिश की? तो अशोक मेहता समिति। कब आया? 1977। पंचायती राज जिला स्तर पर जिला परिषद और गांव स्तर पर मंडल पंचायत, ये 2 सिफारिश की थी। इसके अलावा कोई ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनता।
बहुत सारे पंचायती राज संबंधित समितियां थी, जिसके मेन कार्य आपको जान लीजिए। एक जीबी के राव समिति 1985 में आई थी। इसकी मुख्य सिफारिशें जो थी कि पंचायती राज संस्थाओं में नियमित निर्वाचन होना चाहिए। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि पंचायती राज संस्थाओं में नियमित निर्वाचन मैंने हर 5 साल में जो निर्वाचन हो, इसकी व्यवस्था करने की सिफारिश किसने की थी? तो जेबी के राव समिति ने की थी। एल.एम. सिंघवी समिति 1986 में आया। इन्होंने सबसे मुख्य बात पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक रूप से मान्यता देने की थी। अब क्वेश्चन बनेगा संवैधानिक रूप से मान्यता देने की मांग किसने की थी? तो सिंघवी समिति ने की थी। इसको थुंगन समिति भी आया था 1988 में। इन्होंने भी पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता की बात कही। पंचायती राज संस्थाओं 5 वर्ष का निश्चित कार्यकाल होना चाहिए कहा। पंचायती राज को 3 स्तर पर जनसंख्या के हिसाब से आरक्षण होना चाहिए, महिलाओं के लिए भी आरक्षण होना चाहिए, थुंगन समिति ने कहा। और हर राज्य में एक राज्य वित्त आयोग गठन होना चाहिए। ये मेन सुझाव था थुंगन समिति का। क्वेश्चन बनता, सुझाव पूछे जाते हैं। गाडगिल समिति 1988 में आया था। इस समिति ने भी अपनी रिपोर्ट में वही बातें दोहराई, जैसे कि पंचायती राज संस्थाओं का संवैधानिक दर्जा दिया जाए, गांव, प्रखंड और जिला स्तर पर त्रिस्तरीय पंचायती राज होना चाहिए, पंचायती राज संस्थाओं का कार्यकाल 5 वर्ष सुनिश्चित कर दिया जाए, इत्यादि इत्यादि। इसके बाद जो आया पंचायती राज का संवैधानिकरण की बात किया जाए तो सबसे पहले प्रयास मिलता राजीव गांधी सरकार के समय किया गया था। यद्यपि ये पास नहीं हो पाया था, लोकसभा के बाद राज्यसभा में इसको ले गया, राज्यसभा पास नहीं हुआ था, लेकिन पहला प्रयास किया था राजीव गांधी ने। राजीव गांधी सरकार ने पंचायती राज संस्थाओं का संवैधानिकरण और उन्हें ज्यादा सशक्तिकरण और व्यापक बनाने तो जुलाई 1989 में 64वां संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा में पेश किया। मैंने ये पंचायती राज से संबंधित पहला विधेयक था 64वां संविधान संशोधन। हालांकि अगस्त 1989 में लोकसभा ने यह विधेयक पारित किया, किंतु राज्यसभा द्वारा इसे पारित नहीं किया, अंततः वह विधेयक फेल हो गया। इस विधेयक का विपक्ष द्वारा जोरदार विरोध किया गया, क्योंकि इसके द्वारा संघीय व्यवस्था में केंद्र का मजबूत बनाने का प्रावधान किया गया था। इसके बाद जो आता है नरसिम्हन राव सरकार आता है, क्योंकि राजीव गांधी की हत्या हो गई थी और हत्या हो जाने के बाद नरसिम्हा राव वो प्रधानमंत्री बने, पीवी नरसिम्हा राव जी प्रधानमंत्री बने और उन्हीं के शासनकाल में 1992 प्रधानमंत्री शासनकाल में ये संविधान संशोधन लेके आया गया था। तो सन 1992 प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव के शासनकाल में 73वां पंचायती राज से संबंधित था और 74वां नगरीय निकाय से संबंधित था। तो 73वां और 74वां संविधान संशोधन द्वारा संविधान में पंचायत राज व्यवस्था में सम्मिलित किया गया। 24 अप्रैल 1993 को, ये डेट याद रखेंगे, 24 अप्रैल 1993 को इसे लागू किया गया और इसीलिए 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन लागू हुआ था ये। और 73वां संविधान संशोधन द्वारा संविधान में 16 अनुच्छेद और एक अनुसूची 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। वर्तमान में संविधान में भाग 9 के अनुच्छेद 243 क से 243 न तक, मैं 243 ए से लेके 243 ओ तक, अगर अंग्रेजी में बोलो, पंचायत संबंध उत्पन्न किए गए हैं। अब एक और चीज हम थोड़ा आपको बता दें कि अभी भी 1996 की बात किया जाए तो एक और आया था पेशा अधिनियम। अब से बन सकता है भाई पेशा अधिनियम किससे संबंधित है? ये पंचायती राज संबंधित है। 1996 का पेशा अधिनियम पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार अधिनियम 1996, यह एक ऐसा कानून जो भारत के पंचायती राज प्रावधानों को अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तारित करता है कि कुछ क्षेत्र छूट जा रहे थे तो वहां तक विस्तारित करने के लिए इसको लाया गया। अनुसूचित क्षेत्र वे क्षेत्र जहां मुख्य रूप से आदिवासी समुदाय निवास करते हैं। पेशा अधिनियम इन आदिवासी समुदाय को सशक्त बनाता है। यह उन्हें शासन और निर्णय लेने में स्वायत्तता प्रदान करता है। यह आदिवासी समुदाय का पारंपरिक रीति रिवाजों और सामाजिक प्रथाओं को मान्यता देता है। यह उन्हें अपने संसाधनों का प्रबंधन करने, अपनी संस्कृति की रक्षा करने, उन्हें सामाजिक आर्थिक विकास को बढ़ावा देने की अनुमति देता है। कारण यह था कि आदिवासियों का जो मेन होता है वहां का पंचायत अलग होता है और एक और नया पंचायत लाया जाएगा, विरोधाभास होने लगा था। डबल पंचायत माने यहाँ पर, और कौन किसका माने कौन किसका ना माने। इसी के तहत ये पेशा अधिनियम 1996 लाया गया था। यह अधिनियम अपने क्षेत्र में विकास कार्यक्रम की योजना कार्यान्वयन और निगरानी में जनजाति समुदाय का भागीदारी पर जोर देता है। इसका उद्देश्य जनजाति समुदाय का अधिकारों हितों की रक्षा करना और उनका स्वशासन सुनिश्चित करना था। अब पंचायती राज संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जो आपको याद रखना चाहिए उसको हम लोग एक नजर और देख लेते हैं। तो सबसे पहले चोल साम्राज्य विजयनगर साम्राज्य के अयंगर व्यवस्था में स्थानीय स्वशासन के बीच परिलक्षित होते हैं।
लॉर्ड रिपन पहले बताया जा चुका 1982 में स्थानीय स्वशासन संबंधी प्रस्ताव दिया, जिसे स्थानीय स्वशासन संस्थाओं का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, और लॉर्ड रिपन को स्थानीय शासन का जनक कहा जाता है। महात्मा गांधी स्थानीय स्वशासन के विचार के मुख्य प्रतिपादक माने जाते हैं। उन्हीं के विचार था, उन्हीं की स्वप्न था। इसके प्रमुख विरोधी एक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके प्रमुख विरोधी भीमराव अंबेडकर थे। पंचायती राज क्वेश्चन बन सकता है। इनके अनुसार स्थानीय स्वशासन सामंती, पुरुषवादी और जातिवादी सामाजिक ढांचे का निर्माण करता है, और उनकी मानसिकता थी, उनका वो था कि वास्तव में इनके अनुसार स्थानीय जो स्वशासन होगा ये सामंती प्रवृत्ति का होगा, पुरुषवादी होगा। अक्सर हम लोग इनकी बात भी देखते हैं कि महिलाएं तो जीतती जरूर है, लेकिन उनके हस्बैंड लोग शासन करते रहते हैं। तो पुरुषवादी और जातिवादी आता है, जातिवादी यहाँ भी आता है, सामाजिक ढांचे का निर्माण करेगा। कुछ हद तक मैं यहाँ पर देखता हूँ अम्बेडकर जी भी सही थे। यहाँ पर की सामंती व्यवस्था यहाँ पर हमको देखने को मिलती है, पुरुषवादी तो देखने को मिलती है, जातिवाद तो बहुत ज्यादा देखने को मिल ही जाती है यहाँ पर। लेकिन फिर भी यहाँ कहूंगा कि पंचायती राज के मैंने निचले स्तर पर कार्य जो हुआ है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। निचले स्तर पर कार्य होने लगा और गांव-गांव का विकास भी होने लगा है। 2 अक्टूबर 1959 को नागौर जिले राजस्थान में तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा देश में पहले त्रिस्तरीय पंचायती राज का उद्घाटन किया गया, बताया जा चुका है। इसके बाद द्वितीय अगर क्वेश्चन पूछे तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि तदुपरांत 11 अक्टूबर 1959 के आंध्र प्रदेश के महबूब नगर जिले में साध नगर विकास खंड में भी शुरू किया गया था पंचायती राज। पंचायत संबंधी उपबंध लागू न होने वाले राज्य हैं नागालैंड, मेघालय और मिजोरम। ये भी आपको याद रखना चाहिए कि पंचायत राज यहाँ पर लागू नहीं होता, नागालैंड, मेघालय और मिजोरम में। सभी केंद्र शासित प्रदेशों में लागू है, परंतु दिल्ली में ये लागू नहीं है। ये भी इंपॉर्टेंट, सभी केंद्र शासित प्रदेशों में लागू, दिल्ली में लागू नहीं। ये आपको क्वेश्चन बनेगा। और कौन से राज्य में लागू नहीं है? तो नागालैंड, मेघालय और मिजोरम में लागू नहीं है। 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत पंचायतों को राज्य सूची के में शामिल किया गया। क्वेश्चन बनता है कि सूचिक विषय तो राज्य सूचिक विषय। महात्मा गांधी सच्चा लोकतंत्र 20 व्यक्तियों द्वारा केंद्र में बैठकर नहीं चलाया जा सकता, इसके लोगों को प्रत्येक गांव में कार्य करना होगा, महात्मा गांधी का कथन है। लॉर्ड कर्जन ने स्थानीय स्वशासन के विरोधी थे, लॉर्ड कर्जन भी विरोधी थे, और वे राजनीतिक शिक्षा को प्रशासनिक कुशलता में प्राथमिकता देने को तैयार नहीं थे। आशा करता हूं ये वीडियो भी आपको अच्छा लगा होगा। आप लोग मेरे वीडियो को वॉच करते हो इसलिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।